चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमारा क्या हुआ था? लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके थे राज्य कार्यपालिका। अब राज्य कार्यपालिका में क्या क्या देखा था? मेनली राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल क्या होता है? कार्यपालिका का हेड होता है और बाकी वो क्या करता है? अपने मंत्री मुख्यमंत्री के द्वारा शासन करता है और अन्य कर्मचारियों के द्वारा। तो राज्यपाल के संबंध में जो जो चीजें थी वो हम सब चीज देख चुके थे। प्लस बचा था हल्का सा आपका सीएम, मुख्यमंत्री बचा था। मुख्यमंत्री के बारे में सारी वो चीजें कॉमन होती हैं जो प्रधानमंत्री आपके केंद्र के स्तर पर काम करता है, या जो प्रधानमंत्री की शक्तियां केंद्र के स्तर पर होती हैं वही सेम शक्तियां आपकी मुख्यमंत्री की राज्य के स्तर पर होती हैं। तो 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। पहला, मुख्यमंत्री अनुच्छेद 164, जो आपका संविधान का अनुच्छेद 164 है, उसमें ये वर्णन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन? राज्यपाल करेगा। और फिर उसी में ही अगला वर्णन है कि फिर मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो 164 अनुच्छेद याद रखना है। एक अनुच्छेद आता है 165। 165 आपका हो जाता है महाधिवक्ता से संबंधित, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडवोकेट जनरल। राज्य का जो सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है वो महाधिवक्ता होता है, और केंद्र का जो सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है? आपका अटॉर्नी जनरल। फिर आ जाते मुख्यमंत्री के थोड़े बहुत कार्य देख लेते हैं कि नियुक्ति राज्यपाल करेगा। राज्य योजना बोर्ड, राज्य का एक योजना बोर्ड होता है। जैसे यहाँ पे योजना आयोग हुआ करता था केंद्र में, वैसे ही यहाँ पे एक योजना बोर्ड होता है, उसका अध्यक्ष कौन? मुख्यमंत्री होता है। नीति आयोग की जो गवर्नर काउंसिल है, गवर्निंग काउंसिल, उसका सदस्य भी आपका कौन? सीएम होता है। क्षेत्रीय परिषदें क्या होता है? केंद्र ने कुछ क्षेत्रीय परिषदें बना रखी हैं, जैसे कि आपकी एक ईस्ट परिषद हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, नॉर्थ हो जाएगी, साउथ हो जाएगी, एक सेंट्रल परिषद हो जाएगी। उसमें क्या है? कुछ राज्यों का समूह होता है, 5 राज्यों का समूह, 6 राज्यों का समूह, और उसमें मुख्यमंत्री जो होते हैं उपाध्यक्ष बनते हैं बारी बारी से। उसका परमानेंट अध्यक्ष आपका गृह मंत्री होता है। तो क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष अपने टाइम आने पर मुख्यमंत्री उसका निर्वहन करता है। और क्या करता है? अंतरराज्यीय परिषद का ये सदस्य होता है। मैंने पहले बताया था कि अंतरराज्यीय परिषद भी प्रधानमंत्री उसका हेड होता है, अंतरराज्यीय परिषद का। इसका अनुच्छेद क्या है? 263। अंतरराज्यीय परिषद का अनुच्छेद क्या है? 263 के तहत संविधान में इसका वर्णन है। और इसकी नियुक्ति कौन? राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है, प्रधानमंत्री इसका हेड होता है। तो इसका सदस्य भी कौन? सीएम होता है आपका। नीति आयोग के गवर्नर काउंसिल का सदस्य भी कौन होता है? सीएम होता है, बता चुका हूं। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका भी सदस्य कौन होता है? सीएम होता है। देखो सीएम के बहुत सारे कार्य हैं। हर वो नियुक्ति के लिए सीएम क्या राज्यपाल को सलाह देता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। लेकिन सीएम की वो सारी चीजें कॉमन किससे आती हैं? पीएम से। सारे वो काम करेगा, सदन का सत्र कब आहूत करना है, कब सत्रावसान करना है, कौन सा विधेयक लाना है, किस विधेयक पे साइन करो। तो जो मंत्रिमंडल की सलाह होती है उसका हेड होता है आपका कौन? सीएम। तो सीएम ही मेनली वो सलाह देता है, किसकी नियुक्ति करो, मुख्य सचिव की नियुक्ति करो, महाधिवक्ता की नियुक्ति करो, राज्य निर्वाचन आयुक्त की। ये सारी चीजें कौन सलाह दे रहा है? राज्य लोकसभा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए सलाह देगा। तो सारी सलाह सीएम ही देता है। तो वो चीजें कॉमन है। जो थोड़ा हटके हैं वो मैं बता दे रहा हूं। इसमें संबंधित क्षेत्रीय परिषद का क्रमवार उपाध्यक्ष रहता है, ये बताया मैंने। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। तो इसके मेन काम हो गए। फिर एक इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जिसका भी जिक्र कर चुका हूं, 165 होता है, जिसके तहत महाधिवक्ता का चयन होता है। और महाधिवक्ता की सेवा शर्तें वो सारी चीजें राज्यपाल नियुक्त करता है। अगले आ जाते हैं फिर से केंद्र का, क्योंकि यहाँ पे आपका राज्य की जो कार्यपालिका समाप्त हो गई। केंद्र में अब मंत्रिपरिषद की बात कर लेते हैं। तो मंत्रिपरिषद के बारे में सबने सुना होगा, मंत्री होते हैं, एक कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, फिर दूसरे स्तर के मंत्री होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और तीसरे स्तर के मंत्री होते हैं आपके राज्य मंत्री। तो 3 प्रकार के मंत्री हो गए। फिर एक कैबिनेट सचिव होता है, जिसको उप मंत्री भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से मंत्रियों की हायरार्की एक डिफाइंड होती है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर मैं पहले बता चुका हूं। मंत्रिपरिषद सारे मंत्रियों के समूह को बोला जाता है। मंत्रिमंडल में क्या आता है? कुछ एक मंत्री रहते हैं जो जिनके पास हायर पोस्ट होती हैं, जो मेन प्रमुख मंत्रालय होते हैं, जैसे गृह हो गया, वित्त हो गया, रक्षा हो गया, ये सारे मंत्रालय, विदेश मंत्रालय हो गए। इनके प्रमुख मिलके क्या होता है? कैबिनेट का गठन करते हैं, और कैबिनेट ही मेन निर्णय लेता है। तो जो मुख्य आपके मंत्रालय हैं उनमें से कभी कभार
बड़े लेवल पे क्या है, विभाग पूछ दिया जाता है कि ये विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो उसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि गृह मंत्रालय जो होता है, गृह मंत्रालय के पहले तो कार्य समझ लो, गृह मंत्रालय के अंदर से विभाग पूछा ही जाता है। तो इसका मेन कार्य क्या होता है, आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा कार्य हो गया, आर्टिकल किसी ने पढ़ा होगा तो 355 में ये निर्देश दिया गया है केंद्र को, संघ को, कि वह राज्यों की सुरक्षा का दायित्व किसको, केंद्र को सौंपा गया। इसके आंतरिक सुरक्षा का कार्य इसका अर्धसैनिक बलों का प्रबंधन। अर्धसैनिक बल क्या होते हैं, सीआरपीएफ हो गए, आपके सीआईएसएफ हो गए, बीएसएफ हो गए, ये सारे अर्धसैनिक बल होते हैं, मतलब ये आर्मी नहीं होते हैं लेकिन अर्धसैनिक होते हैं। सीमा प्रबंधन, बीएसएफ आ गए यहाँ पे, सीमा का प्रबंधन भी कौन, गृह मंत्रालय करता है। केंद्र राज्यों के बीच में संबंध का निर्धारण या संबंधों को बनाए रखना, किस प्रकार के क्या होंगे, इन सब चीजों के लिए भी एक विभाग इसमें होता है। फिर संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन, ये भी गृह मंत्रालय के उसमें होता है। कहने को राष्ट्रपति इनका प्रशासन करता है, लेकिन इसके अंदर गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग होता है, उसी के तहत इसका प्रशासन होता है। और आखिरी होता है आपदा प्रबंधन। ये सारे मेन काम आपके किसके हो गए, गृह मंत्रालय के। अब गृह मंत्रालय के अंदर विभाग देख लेते हैं। तो पहला होता है आंतरिक सुरक्षा विभाग, इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि आईबी, जो आईबी होती है उसका काम क्या होता है, इंटरनल सूचनाएं इकट्ठी करना, उसके अनुसार सुरक्षा को पुख्ता करना। तो आईबी इसी के अंतर्गत गृह मंत्रालय के अंदर आती है। फिर दूसरा होता है राज्य विभाग, तीसरा होता है गृह विभाग, और चौथा जम्मू कश्मीर कार्य विभाग। ये तब हुआ करता था जब जम्मू और कश्मीर में धारा 371 होती थी। अब क्या इसका स्टेटस ही चेंज कर दिया गया, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, जिस हिसाब से ये संघ राज्य क्षेत्रों का प्रबंधन हो रहा था उसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये आ जाएगा। फिर अगला आ जाएगा सीमा प्रबंधन विभाग। तो जो मैंने बोला इसका कार्य था सीमा प्रबंधन का, और इसी कार्य को संपन्न करने के लिए इन्होंने एक विभाग बना दिया, सीमा प्रबंधन विभाग। आखिरी और जो सबसे इंपॉर्टेंट है राजभाषा विभाग। लोगों को लगता है कि राजभाषा का प्रयोग हुआ है, राजभाषा नाम का शब्द प्रयोग हुआ, तो ये कहाँ होगा, तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है राजभाषा विभाग। और जो पहले बताया था आर्टिकल 351 क्या बोलता है कि एक संघ की यह जिम्मेदारी होगी कि वह राजभाषा को प्रोत्साहन दे और राजभाषा को देश में उपयोग होने वाली भाषा के रूप में बढ़ावा दे। फिर आ जाते हैं रक्षा मंत्रालय। तीन प्रमुख मंत्रालय होते हैं आपके, जिनके विभागों का नाम पूछ दिया जाता है। पहला गृह मंत्रालय, दूसरा आपका रक्षा मंत्रालय, तीसरा वित्त मंत्रालय। तो इन्हीं तीनों के बताऊंगा। दूसरा रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा विभाग आता है, रक्षा उत्पादन विभाग आता है, पूर्व सेनानी कल्याण विभाग, वन रैंक वन पेंशन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, अभी उन्होंने जारी की थी। जो पहले के सेनानी हैं, पहले के सैनिक हैं, उनको पेंशन के बारे में इसका गठन हुआ था। अगला विभाग है रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, और आखिरी क्या है, वित्तीय विभाग। ये होते हैं किसके अंतर्गत, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। अब आ जाते हैं वित्तीय मंत्रालय के अंतर्गत, कि जो वित्त मंत्रालय है इसके अंतर्गत भी कितने विभाग होते हैं। पहले यहाँ पे 5 विभाग थे, अभी 1 साल पहले मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, एक और विभाग जोड़ दिया यहाँ पे, छठवां लोक उद्यम। इस प्रकार से वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आपके कितने 6 विभाग हो गए। तो पहला आर्थिक कार्य, दूसरा व्यय विभाग, तीसरा राजस्व विभाग, चौथा निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, जिसको बोलते हैं दीपम। इसी के तहत गवर्नमेंट क्या करती है, डिसइन्वेस्टमेंट कराती है। अपनी सरकारी जो कंपनियां हैं उनमें हिस्सेदारी बेचती है, सरकारी कंपनी ही बेच देती है। जैसे कि एयर इंडिया का भी क्या हुआ, विक्रय हुआ। और 5वां है आपका वित्तीय सेवा विभाग, और आखिरी है लोक उद्यम विभाग। अब लोगों को लगता होगा आर्थिक, इसके बाद वित्त और राजस्व, ये तो सब सेम ही है, अलग अलग विभाग बनाने की जरूरत क्या थी। तो सब विभाग अलग अलग हैं, सबका कार्य अलग अलग होता है। जो आर्थिक कार्य विभाग है उसका काम अलग होता है, व्यय विभाग जो एक्सपेंडिचर है उसका काम अलग होता है, वित्त विभाग का अलग काम होता है, और राजस्व विभाग का अलग काम होता है। अगले उस पे आते हैं। ये तो सारे विभाग हो गए। मेन चीज अभी शुरू होती है जिसको बोलते हैं संसद या केंद्रीय विधायिका। केंद्रीय विधायिका का क्या मतलब हुआ, जो विधान बनाती है।
जो नियम बनाएगी, कानून बनाएगी, उसको बोलते हैं विधायिका। विधायिका के संसदीय प्रणाली में इंडिया में दो पार्ट होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। राज्यों में भी कहीं कहीं उच्च सदन भी होता है जिसको बोलते हैं विधान परिषद, और 7 ऐसे स्टेट हैं जहां पे विधान परिषद आपकी हुआ करती थी। फिर एक जम्मू कश्मीर क्या हुआ आपका, उसमें से हट गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का क्या स्टेटस, अभी वो यूटी बना दी, ठीक है। तो अब 6 बचे हैं, लेकिन हाल ही में पश्चिम बंगाल की जो विधानसभा है उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया था, अनुच्छेद 169 के तहत राज्य क्या करता है, एक बहुमत से, 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करता है कि हमें अपने यहाँ विधान परिषद का क्या करना है, गठन करना है। फिर वो केंद्र में जाता है और संसद वहां से एक सामान्य बहुमत से पारित कर देती है, तो उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाता है। सेम हटाने के लिए प्रक्रिया है कि राज्य विधानसभा जो है वो क्या करेगी, इस पे एक 2/3 बहुमत से राज्य विधानसभा एक प्रस्ताव पारित करेगी कि हमें विधान परिषद नहीं चाहिए, तो फिर संसद क्या करेगी, सामान्य बहुमत से पारित करके विधान परिषद का उत्साधन भी कर देती है। तो इस प्रकार से भी 6 विधान परिषद हैं। तो 2 जो द्विसदन आपका होते हैं वो उसको बोलते हैं क्या, विधायिका। वहां पे क्या बनते हैं, कानून भी बनते हैं, संशोधन भी होते हैं, और उसी के अनुसार देश चलता है। तो विधायिका देख लेते हैं। संसद का गठन अनुच्छेद 79 में इसका जिक्र है। अनुच्छेद सारे याद रखिएगा, जितने बताते जा रहा हूं, यहाँ पे जितनी क्लास हो गई आपके इतने अनुच्छेद हो जाएंगे, इससे बाहर कोई अनुच्छेद जाएगा ही नहीं, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे लो, चाहे छोटे से छोटा एग्जाम। और बहुत ही लिमिटेड सोर्स के अंदर ये सारी चीजें आप लोग को मिल रही हैं। इस इतना कम से कम कंटेंट तो किसी को पढ़ना ही नहीं पड़ता, छोटे छोटा एग्जाम भी हो ना तब भी इससे ज्यादा कंटेंट पढ़ना हो, और इतने कम कंटेंट में आपका सारा चीज कवर हो जाए, ये बहुत कम जगह आपको मिलेगा। तो पहली चीज, संसद का गठन। संसद के सबको पता है, संसद के टोटल 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। दोनों जगह से पारित हो जाए कोई विधेयक, इसके बाद राष्ट्रपति के साइन होने बहुत जरूरी है, नहीं तो वो कानून नहीं बनता। तो 3 इसके अंग हो गए। पहला राज्यसभा पे चले जाते हैं, इसको क्या बोला जाता है, उच्च सदन। उच्च सदन जिसको बोलते हैं हाउस, ब्रिटेन में बोला जाता था हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में क्या हो रहा है, उच्च सदन की स्थापना ब्रिटेन में हुई थी और वहीं से कॉपी करके इंडिया में उच्च सदन की स्थापना हुई। इसमें क्या होते हैं, वरिष्ठ अनुभवी लोग बैठते हैं। तो देख लेते हैं क्या है राज्यसभा में। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन हुआ। राज्य हितों को, राज्यों के जो हित होते हैं उनको संघीय स्तर पे उठाने के लिए, किसको, या उनकी रक्षा करने के लिए संघ के स्तर पे राज्यसभा का गठन किया गया। कैसे हितों की रक्षा करते हैं, क्या होता है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं हर राज्य में उनकी सीटें डिवाइडेड हैं। जैसे यूपी हो गया, यूपी में 31 सीटें हैं, तमिलनाडु में 19 सीटें हैं। तो हर राज्य की सीटें राज्य से वो चुन के आ रहे हैं, और राज्य के जो विधायक होते हैं वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो होती है उसके द्वारा मतदान करके चुनते हैं अपने यहाँ से राज्यसभा के सदस्य। जब राज्यसभा के सदस्य राज्य विधायकों से चुने होंगे तो वो क्या, राज्य के प्रतिनिधि होते हैं, बैठते कहाँ, संसद में, केंद्र में। तो राज्यों के हित का संरक्षण करते हैं एक हिसाब से, और भारत का जो संघात्मक ढांचा है ना आपका, उसको बनाए रखने में मदद करते हैं। अब आ जाते हैं कि राज्य हितों का संघीय स्तर पर क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। द्वितीय सदन का प्रारंभ कब हुआ था, 1918 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन से। तो 2 चीजें हैं, एक प्रतिवेदन था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने, जो रिपोर्ट थी उसमें पब्लिश हुई थी, और पब्लिश होने के बाद क्या हुआ, एक प्रतिवेदन उसमें यह दिया था कि एक सदन, द्विसदनीय जो विधायिका होनी चाहिए केंद्र में, तो एक राज्यसभा एक लोकसभा। तो वो प्रतिवेदन था। 1919 में ये रिफॉर्म्स आया था, एक्ट बन के आया था, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। 1918 में क्या है, प्रतिवेदन था। इसकी संरचना जान लीजिए, बहुत जगह आती है। पहली चीज कि अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है इसकी, 250। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है, 250। लेकिन अभी वर्तमान में कितने लोग चुने जाते हैं, 245, जिनमें से 12 लोग जो हैं आपके, वो कौन चुनता है, राष्ट्रपति। किस किस से, कला, विज्ञान, सामाजिक कार्य, इन सब क्षेत्रों में जो हो, जिसने अच्छा काम किया हो इन क्षेत्रों में, वहां से वो 12 सदस्यों को चुन लेते हैं राष्ट्रपति। तो 12 कहां से आ गए आपके, मनोनीत हो गए, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से। इसके 4 सदस्य संघ राज्यों से। संघ राज्य कौन कौन से हैं,
दो संघ राज्य ऐसे हैं आपके जहां पे क्या है, विधायिका है, एक पुदुचेरी और दूसरा आपका दिल्ली। अभी तीसरा बनेगा जब वहां पे चुनाव होंगे, वो जम्मू कश्मीर का भी इसी प्रकार से निर्माण हुआ, विधायिका के साथ यूटी बनाया गया, लेकिन अभी वहां पे चुनाव नहीं हुए हैं या अभी उसको दर्जा नहीं मिला है उस हिसाब का कि चुनाव होने के बाद विधायिका आएगी। तो अभी दो ही संघ राज्य, 3 सीटें शायद आपकी दिल्ली में और 1 सीट है आपकी पुदुचेरी में। तो 4 सीटें आपकी कहां से आ गई हैं, संघ राज्यों से, 12 मनोनीत हो गए और 229 कहां से हैं, राज्यों से चुने जाते हैं। तो टोटल 245 सदस्य वर्तमान में, बट इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 250 सदस्यों की। और ये मैंने बता दिया किस किस क्षेत्र से आते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे हल्का सा मैंने ये आप लोग को आइडिया देने के लिए कभी कभी सीटें पूछ देते हैं टॉप राज्यों की कि किस राज्य में ज्यादा है, किस राज्य में कम है, तो हल्का सा मैंने आइडिया देने के लिए लिख दिया। उसके पहले इनका कार्यकाल जान लेते हैं कि राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ये एक स्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता है। हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं, तो नए सदस्य आते रहते हैं और जो भी सदस्य एक बार चुना गया वो 6 साल के लिए चुना जाता है। इसके बाद यूपी में जैसा मैं पहले बता चुका 31 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 19 हैं, तमिलनाडु में 18 हैं और बिहार में और वेस्ट बंगाल इन दोनों में कितनी है, 16 सीटें हैं। तो कभी कभार सीटें पूछ लेते हैं टॉप राज्यों में कितनी है। प्लस इसके लिए अर्हता क्या क्या है, तो दोनों सदनों की अर्हताओं के लिए कॉमन चीजें हैं, बस एक उम्र का फासला है कि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए होती है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष। तो दोनों की एक साथ अभी करा दूंगा। अभी लोकसभा देख लेता हूं। लोकसभा सदस्य, लोकसभा जो सदन है अनुच्छेद 81 के तहत इसका गठन होता है। इसको बोला जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटेन में बोला जाता है, अपने यहां तो लोकसभा या निम्न सदन बोला जाता है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स से ही इसकी उत्पत्ति हुई है लोकसभा की। आइए देखते हैं लोकसभा क्या है। और अधिकतम संख्या इसकी कितनी है, 552, जिसमें से 530 आपके राज्यों से, 20 संघ राज्यों से और 2 आंग्ल भारतीय समुदायों से। लेकिन अभी हाल ही में क्या किया, ये एक संविधान में क्या होता है, जो भी चीजें आरक्षण से संबंधित हो या कोई वैसा प्रावधान हो, वो क्या होता है एकदम अनलिमिटेड समय के लिए नहीं होता है। तो ये 10 साल के लिए होता था, हर 10 साल में इसको बढ़ाना पड़ता था कि आंग्ल भारतीय जो समुदाय हैं अगर उनकी भागीदारी पूर्ण नहीं है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं, उनके कोई सदस्य चुन के नहीं आए लोकसभा में, तो हमारे जो संविधान सभा थी उसने एक प्रावधान किया था, अनुच्छेद आपका 331 है। वो बोलता है कि अगर आंग्ल भारतीय समुदाय की भागीदारी पूर्ण ना हो या उस तरीके से ना हो जितना उनका समुदाय है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, 2 व्यक्तियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। लेकिन वो क्या है, हर 10 साल के लिए होता था। इस बार क्या हुआ, मोदी गवर्नमेंट ने इस संशोधन को आगे नहीं बढ़ाया, तो अब ये वाला प्रावधान आपका समझो खत्म ही हो गया। तो ये चीज यहाँ पे समाप्त हो गई। टोटल वर्तमान में स्ट्रेंथ देखें तो ये है 543, 543 लोग हैं जो आपके लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। आंग्ल भारतीय वाले 2 लोगों का अभी आरक्षण नहीं बढ़ा है, तो ये वाला चीज आपकी अब काम की रही नहीं है। अगले आ जाते हैं अनुच्छेद 82। अनुच्छेद 82 के तहत क्या होता है, संसद को यह अधिकार है कि प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम, 2 चीजें होती हैं, एक परिसीमन आयोग होता है, दूसरा होता है परिसीमन अधिनियम। कि एक परिसीमन अधिनियम का क्या करेगी, पारित करेगी संसद, और उस अधिनियम के आधार पर आपका जो केंद्र सरकार है वो क्या एक परिसीमन आयोग का गठन करेगी। परिसीमन आयोग में एक आपके सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हैं और एक रहते हैं आपके चुनाव आयोग के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त वो होते हैं, या किसी आयुक्त को भी निर्वाचित कर सकते हैं। ये एक आयोग होता है जो क्या करता है, सीटों का निर्धारण करता है। किसी सीट का क्षेत्र क्या होगा, लोकसभा सीट का, उसमें जनसंख्या क्या होगी और सीटें बढ़ानी है कि घटानी है क्या, ये सब चीजों का निर्धारण कौन करेगा, आपका परिसीमन आयोग। लेकिन एक बार आयोग ने जो चीज निर्धारित कर दी गई वो फिर अपरिवर्तनीय रहती है, ना आप किसी कोर्ट में उसको चुनौती दे सकते हो और ना ही संसद में उसमें कोई बदलाव किया जा सकता है। संसद में इसकी रिपोर्ट रखी जाती है सिर्फ देखने और पढ़ने के लिए, इस पर कोई वोटिंग या कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ये परिसीमन आयोग का बता दिया मैंने प्रावधान कि अनुच्छेद 82 के तहत क्या होता है, संसद करती है। ध्यान रखना, कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि निर्वाचन आयोग जो होता है वो परिसीमन कराता है, नहीं, संसद एक परिसीमन आयोग अधिनियम बनाती है, उसके आधार पर केंद्र सरकार परिसीमन आयोग बनाती है। परिसीमन आयोग बनता है तो 4 बार परिसीमन आयोग बन चुका है यहाँ पे, 1952 में, 63 में, 73 में और फिर 2002 में।
84वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था आपका 2002 में, उसमें क्या किया, ये सीटें 2026 तक फिक्स कर दी गई कि 2026 तक आपका परिसीमन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों ये किया गया, इस सोच के किया गया कि आगे चल के हम जनसंख्या पे नियंत्रण करेंगे तो वही उसी लेवल पे जनसंख्या आ जाएगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी। अगला आ जाता, ये थोड़ा सा एक फैक्चुअल है कि लोकसभा में आपके एससी के लिए जो अनुसूचित जाति होती है उसके लिए 84 सीटें हैं आरक्षित, और लोकसभा में एसटी के लिए जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। फिर संसद के सत्रों पे देख लेते हैं कि संसद के कौन कौन से सत्र होते हैं, कब कब होने चाहिए। तो संसद के टोटल सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। वैसे तो संविधान में ये वर्णन है कि 2 सत्रों के बीच आपका 6 महीना मतलब 180 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो अगर संविधान के अनुसार 2 भी सत्र हो रहे हैं तो भी पर्याप्त है, लेकिन टोटल क्या होते हैं इंडिया में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। एक होता है मानसून सत्र, दूसरा होता है शीतकालीन सत्र और तीसरा होता है बजट सत्र। बजट सत्र जो होता है आपका वो फरवरी से मई, मतलब अभी हाल फिलहाल में बजट सत्र आपका आने वाला है। मानसून सत्र आपका होता है जुलाई से सितंबर, और शीतकालीन सत्र हाल ही में खत्म हुआ है, ये नवंबर से दिसंबर में होता है। जस्ट 25 दिसंबर जो क्रिसमस डे थी उसकी छुट्टियों के लिए कुछ सांसदों ने मांग की थी, और ये शीतकालीन सत्र 6 से 7 दिन पहले इस बार समाप्त हो गया था। अब देख लेते हैं कि कुछ वर्ड टर्मिनोलॉजी है संसद की, उसके क्या मतलब होते हैं क्या नहीं होते हैं। तो पहली चीज तो आहूत करना, एक होता है संसद का जो सत्र है उसको आहूत करना। आहूत करना मतलब सत्र को बुलाना। कौन बुलाता है संसद का सत्र? राष्ट्रपति। संसद के सत्र को आहूत करने की शक्ति राष्ट्रपति के अंतर्गत है, लेकिन राष्ट्रपति ये सारे कार्य किसके? मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। मीन्स जो पीएम या कैबिनेट या मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी कि अब से सत्र बुला लो, वही राष्ट्रपति उस टाइम में सत्र बुलाता है। सत्र आहूत करना मतलब बुलाना। अगली टर्मिनोलॉजी पे आते हैं, स्थगन करना। सत्र को क्या होता है, कभी सत्र में देखा होगा आप लोगों ने, डिबेट चल रही हो, विवाद हुआ, बवाल हो गया, तो सत्र को क्या कर देते हैं? स्थगित कर देते हैं। स्थगित मतलब कुछ दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए या कुछ सप्ताह के लिए उसको क्या कर देना है, उसकी अवधि बढ़ा देना। उस टाइम में क्या है, बैठक नहीं होती, वो हो गया स्थगन। फिर एक आता है अनिश्चित काल के लिए स्थगन। जब नॉर्मली स्थगन होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि वो अगली डेट बता देते हैं कि 1 घंटे के लिए स्थगित हुआ है, 1 घंटे बाद फिर से सत्र। लेकिन जब अनिश्चित काल के लिए स्थगन होता है उसमें डेट नहीं बताते हैं। उसमें फिर जब जो पीठासीन अधिकारी होता है वो बाद में बताएगा जब उसको दोबारा बैठक बुलानी हो, लेकिन उस टाइम पे नहीं बताता जब स्थगित करता है। तो अनिश्चित काल के लिए स्थगन ये कौन करता है? पीठासीन अधिकारी, या तो अध्यक्ष होगा या उपाध्यक्ष होगा। फिर आता है सत्रावसान, सत्र का अवसान करना। अवसान मतलब समाप्त। तो सत्रावसान क्या होता है? जब सत्र को समाप्त किया जाता है। सत्रावसान करने का भी जो अधिकार होता है वो किसी राष्ट्रपति के पास होता है, किसी सत्र को शुरू करना या खत्म करना, ये दोनों शक्तियां राष्ट्रपति की होती हैं। लेकिन जब एक बार सत्र शुरू हो गया, बीच में क्या कार्रवाई हो रही है, क्या स्थगन हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, ये सारा काम होता है सदन के पीठासीन अधिकारी का। सत्रावसान राष्ट्रपति करता है। 107(3) अनुच्छेद 107(3) है, उसके अनुसार क्या होता है कि अगर किसी सत्र का एक सत्र समाप्त हो गया आपका, लेकिन उस सत्र में जो विधेयक होते हैं वो आपके क्या लंबित विधेयक समाप्त नहीं होते हैं। जबकि ब्रिटेन में क्या होता है, सत्र समाप्ति के पश्चात आपका हर वो चीज, चाहे विधेयक हो, चाहे आपके संकल्प हो, चाहे प्रस्ताव हो, जो भी चीज हो, सब समाप्त हो जाती है। इंडिया में क्या होता है, संकल्प, प्रस्ताव, ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी, लेकिन कोई विधेयक अगर लंबित हो तो वो समाप्त नहीं होता है। अब आ जाते हैं लेम डक सत्र। लेम डक सत्र किसे बोलते हैं, ये भी एक टर्मिनोलॉजी है। तो क्या होता है कि जब एक लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया, नया निर्वाचन हो चुका है, नया निर्वाचन होता है, तो नया निर्वाचन के उपरांत पुरानी लोकसभा जिसका कार्यकाल पूरा हुआ था उसकी एक बैठक होती है। तो वही जो उसकी आखिरी बैठक होती है उसको बोला जाता है लेम डक सत्र। और उसमें जो सांसद दोबारा चुन के नहीं आते उनको बोला जाता है लेम डक सांसद या लेम डक सदस्य। तो पुरानी लोकसभा की बैठक, आखिरी बैठक कब होती है? जो नए लोकसभा चुनाव के उपरांत होती है। अब विघटन कि लोकसभा का विघटन, क्योंकि राज्यसभा तो स्थायी है, उसका तो विघटन होता नहीं है, लोकसभा का विघटन होता है। तो अनुच्छेद 85(2) के तहत क्या होता है, राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकते हैं।
अगले उस पे आते हैं, लोकसभा के विघटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए कि यहाँ कंफ्यूजन होता ही होता है कि लोकसभा अगर विघटित हो गई आपकी, है ना, तो उसके पश्चात क्या होगा कि कौन कौन से ऐसे विधेयक हैं जो रह जाते हैं और कौन कौन से विधेयक हैं जो समाप्त हो जाते हैं। तो ध्यान रखना कि कोई भी लोकसभा अगर विघटित हो जाए तो लोकसभा में लंबित या लोकसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक हो वो समाप्त हो जाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे कोई विधेयक केवल लोकसभा में आया हो और अभी राज्यसभा नहीं भेजा हो तो भी वो समाप्त हो जाएगा, या लोकसभा ने पारित कर दिया और राज्यसभा में लंबित हो तो भी वो समाप्त हो जाएगा। कौन कौन से समाप्त नहीं होते हैं? वो विधेयक समाप्त नहीं होगा जिसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने पारित कर दिया और राष्ट्रपति की अनुमति के लिए लंबित हो, या दोनों में जो है गतिरोध बन गया हो, लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों के अंदर गतिरोध बन गया हो और फिर संयुक्त बैठक बुलाने का एक कार्रवाई हुई हो और राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक का पहले से ही एक कार्यक्रम निर्धारित कर दिया हो, तब भी वो क्या होते हैं? समाप्त नहीं होते हैं। और प्लस राज्यसभा कि कोई विधेयक ऐसा हो जो केवल राज्यसभा में शुरू हुआ हो, अभी राज्यसभा से शुरू होकर लोकसभा में गया नहीं, राज्यसभा में भी पारित नहीं हुआ, तो क्या होगा? वो भी आपका समाप्त नहीं होगा। तो तीन कंडीशन होती है जब समाप्त नहीं होता है, कि राज्यसभा में लंबित हो और लोकसभा से पारित ना हुआ हो, मतलब वहां तक पहुंचा ही ना हो, दोनों सदनों से पारित विधेयक जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हेतु लंबित हो, और ऐसे विधेयक जो दोनों सदनों से पारित हो परंतु राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटा दिया गया हो। तीन हो गए। चौथा मैंने बताया कि अगर राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक बुलाने की अधिसूचना जारी कर दी तब वो समाप्त नहीं होता है, लेकिन अगर अधिसूचना जारी नहीं की तो वो समाप्त हो जाता है। अब अगले टर्मिनोलॉजी पे आ जाते हैं, गणपूर्ति या कोरम किसे बोलते हैं? तो गणपूर्ति एक शब्द है, इसका मतलब होता है कि किसी भी सदन की कार्यवाही के लिए मिनिमम उपस्थिति, मिनिमम सदस्यों की उपस्थिति जो होती है उसको बोलते हैं गणपूर्ति या कोरम। तो लोकसभा या राज्यसभा में क्या है, जो सदन की टोटल सदस्य संख्या है उसका 10% उपस्थिति होनी चाहिए। अगर 10% मिनिमम उपस्थिति, तभी उसका क्या होगा? कार्य संचालन होगा, नहीं तो उस दिन क्या है? सदन स्थगित हो जाता है। तो ये हो गई गणपूर्ति। अब अर्हताएं आ जाते हैं। अर्हताएं मतलब क्या होती है? क्वालिफिकेशन। क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए कि आप क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए कि आप लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु काबिल हैं। तो पहली तो मैंने बताई दी आपको कि लोकसभा के लिए आप 25 साल के होने चाहिए और राज्यसभा के लिए आप 30 साल के होने चाहिए, जो भी सदस्य बनना चाहते। दूसरी अर्हता क्या है कि वो किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता होना चाहिए भारत के, और उससे भी इंपॉर्टेंट भारत का नागरिक होना चाहिए, तो सबको पता है। चौथी होती है कि निर्वाचन आयोग क्या करता है कि वो उसका एक पदाधिकारी नियुक्त करता है। तो जब आपका नॉमिनेशन भरने जाते हो तो उस पदाधिकारी के सामने एक शपथ लेते हो, जो कि अनुसूची 3 संविधान की तीसरी अनुसूची, थर्ड जो है अनुसूची, इसमें शपथ का वर्णन है सारे लोगों के लिए। कौन कौन सी शपथ लेनी है वो तीसरी अनुसूची में सारी। तो तीसरी अनुसूची में जो शपथ के वर्णन है वो शपथ आपको लेनी पड़ती है किसके? निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी के सामने। जब वो सारी चीजें हो जाती हैं तो आप क्या होते हैं? इसके योग्य हो जाते हो निर्वाचन के। अगला आ जाते हैं, अनुच्छेद 102 किसका प्रावधान करता है? निरर्हता। एक होता है योग्यता और एक होता है अयोग्यता। तो जो आपका निरर्हता है वो है अयोग्यता, कि कब आपको अयोग्य ठहराया जा सकता है। तो अनुच्छेद 102 क्या बोलता है कि कुछ ऐसे आधार होते हैं जिसमें या तो आपको निर्वाचन आयोग क्या सलाह देगा और राष्ट्रपति आपको अयोग्य ठहरा देगा। दो ही व्यक्ति किसी भी संसद सदस्य को अयोग्य ठहरा सकते हैं, एक राष्ट्रपति और दूसरा जो आपका सदन होता है उसका अध्यक्ष। ठीक, अध्यक्ष ना हो तो उपाध्यक्ष भी आपको अयोग्य ठहरा सकता है। दो बेस पे, एक चुनाव संबंधी अगर आपने गड़बड़ी की है और दूसरा चुनाव बाद अगर कुछ गड़बड़ी हो गई, दल बदल जो कानून है आपका अनुसूची 10 के अंतर्गत। तो चुनाव संबंधी जो आपने गड़बड़ी की है, जैसे कि आपने चुनाव का ब्यौरा नहीं दिया, उसमें भ्रष्टाचार किया, कुछ और चुनावी आचार संहिता को तोड़ा, इस आधार पर आपको अयोग्य ठहराया जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा? निर्वाचन आयोग की जो सिफारिश होगी राष्ट्रपति उसी के अनुसार कार्य करने हेतु बाध्य होता है। दूसरा होता है दल बदल विरोधी कानून, जो आपका बना था 1985 में, राजीव गांधी जी लेके आए थे। इसमें क्या होता है कि अगर आपने दल परिवर्तन कर लिया तो आपको क्या होगा? अयोग्य ठहराया जा सकता है। कैसे अयोग्य ठहराया जाएगा? किन किन बेसों पर अयोग्य ठहराया जाएगा?
पहली चीज तो जो सदन का पीठासीन अधिकारी है उसके पास शक्तियां होती हैं, वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है, अर्ध न्यायालय की तरह, ट्राइब्यूनल की तरह कार्य करता है। अब किस किस बेस पे आपको क्या किया जा सकता है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, आरपीए एक्ट 1951 है, इसी में क्या किया? सुधार किया, और इसमें संशोधन करने के बाद क्या, एक दल बदल विरोधी कानून 1985 में जोड़ा गया। ठीक, इसमें क्या था कि अगर कोई व्यक्ति होता है जो जिस पार्टी से चुन के आए और स्वेच्छा से उस पार्टी की क्या सदस्यता वो त्याग दे, तो भी वो क्या हो जाएगा? अयोग्य हो जाएगा। दूसरा था कि पार्टी क्या वो करती है कि एक निर्देश जारी करती है, कोई भी मतदान होने वाला होता है सदन में, तो उसका एक व्हिप होता है, एक व्यक्ति को व्हिप बनाया जाता है जो कि क्या है, सारे सदस्यों के लिए एक निर्देश जारी करता है। अगर वो निर्देश का आपने पालन नहीं किया, पार्टी के निर्देशों का, उसके जो निर्देश थे उसके विपरीत आपने मतदान कर दिया, किसी दूसरी पार्टी को मतदान कर दिया, तो क्या होगा? तो भी आप अयोग्य हो जाओगे। या आप अनुपस्थित रहे बिना बताए, बिना परमिशन लिए, तो भी आप क्या होगे? अयोग्य हो जाओगे। अगर आपका निर्वाचन हुआ है निर्दलीय, निर्दलीय आप चुने गए और आपने किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो भी आप अयोग्य ठहराए जाओगे। और अगर आपका नामांकन हुआ है, राष्ट्रपति ने क्या किया? आपको नामांकित किया, या राज्य में राज्यपाल ने, और नामांकन के जस्ट 6 महीने के बाद आपने किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, 6 महीने के बाद, उसके पहले कर सकते हो, 6 महीने के बाद अगर आपने किसी पार्टी को ज्वाइन किया, तो भी आप क्या? अयोग्य ठहराए जा सकते हो। तो ये मेन 4 बेस मैंने बता दिए अयोग्य ठहराने के, और किसके अंतर्गत आते हैं? आरपीए, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने के बाद ये हुआ है। 10वीं अनुसूची में इनका वर्णन है, 10th शेड्यूल, इसमें क्या है? इसका वर्णन है कि किस किस बेस पे आप क्या अयोग्य ठहराए जा सकते हो। अब आ जाते हैं अपवाद, कि दल बदल विरोधी जो कानून है उसके अपवाद क्या है। तो उसका सिंपल सा एक ही अपवाद है कि अगर आपने 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत से कोई पार्टी अलग हुई है, तो उसको क्या है, या तो वो नई पार्टी बना ले या किसी दूसरे पार्टी में विलय हो जाए, तो उसको क्या माना जाता है? उसको एक नई पार्टी मान लिया जाता है, और वो उन पर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता है। हालिया इसका एग्जाम्पल है महाराष्ट्र का, जो एकनाथ शिंदे सरकार बनी है आपकी, वो 2/3 बहुमत, 2/3 जो सदस्य थे टोटल आपके शिवसेना की जो सदस्य संख्या थी, उसके 2/3 से ज्यादा लोग क्या एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे, और उन्होंने क्या किया? अपनी खुद की पार्टी शिवसेना ही रहने दी और नई सरकार बना ली, उन पर दल बदल विरोधी कानून नहीं लागू हुआ। ठीक, और दूसरा अपवाद इसका यह होता है कि जो आपके स्पीकर होते हैं लोकसभा के, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा सभापति और उपसभापति, इन पे आपका दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता है। ये चाहे तो लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनने के उपरांत अपनी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा भी दे सकते हैं, और ये अयोग्य नहीं ठहराए जाएंगे, बशर्ते कि जैसे इनका कार्यकाल समाप्त हुआ अध्यक्ष के रूप में, ये पुनः उस पार्टी में आ जाए। अगला आते हैं हटाया जाना। लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त कब कब हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक तो वो उपाध्यक्ष को संबोधित करके अपना इस्तीफा दे सकता है, दूसरा क्या है, वो लोकसभा का सदस्य ही ना रह जाए तो फिर अध्यक्षता कहां से रहेगी। तो 2 तरीके हैं। तीसरा क्या है, अगर हटाना चाहता है सदन उसको, तो क्या करेगा? लोकसभा 14 दिन पहले एक अग्रिम नोटिस देना जरूरी है, 14 दिन पहले। अधिकतर मामलों में आप देखो, चाहे वो महाभियोग की प्रक्रिया हो, चाहे वो राष्ट्रपति पे महाभियोग चल रहा हो आपका, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजों पे, हर उसमें 14 दिन पहले एक अग्रिम नोटिस देना जरूरी होता है। तो यहाँ पे भी 14 दिन पहले एक नोटिस दो। नोटिस एक संकल्प के रूप में होता है, संकल्प एक प्रस्ताव के रूप में होगा, और वो प्रस्ताव आपका लोकसभा में रखा जाएगा। लोकसभा में प्रस्ताव जो होगा विशेष बहुमत, विशेष बहुमत मतलब प्रभावी बहुमत बोलते हैं मेनली इसको, प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत क्या होता है? टोटल जो लोकसभा की सदस्य संख्या है 543, 543 का हाफ प्लस 1, ये होता है प्रभावी बहुमत। इसके आधार पे अगर उसको क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, मतलब उसके विपक्ष में, जो लोकसभा का स्पीकर उसके विपक्ष में इतने वोट पड़ जाएं, तो क्या होगा, लोकसभा स्पीकर को मान लिया जाता है कि लोकसभा स्पीकर का पद रिक्त हो गया। अब अगला आते हैं एक प्रोटेम स्पीकर, एक नया टर्म आता है प्रोटेम स्पीकर। वीरेंद्र कुमार जो है इस बार की लोकसभा के बाद आपके प्रोटेम स्पीकर बने हुए थे। तो क्या होता है प्रोटेम स्पीकर? किसी भी लोकसभा का चुनाव होता है, चुनाव बाद सदस्य चुन के आते हैं, पहली बार उसकी बैठक होगी, वहां पर राष्ट्रपति एक जो सबसे वरिष्ठ होता है
और ये जरूरी नहीं है, ये तो परंपरा रही है कि वरिष्ठ हो, जिसको ये मंत्रिमंडल है जो सरकार बनाने वाले होते हैं वो थोड़ा निर्देश देते हैं, राष्ट्रपति उसको क्या प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देते हैं। प्रोटेम स्पीकर का मेन काम क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर मेन काम होता है नए सदस्यों को सबको शपथ दिलाना, और जैसे ही नए सारे सदस्यों को शपथ दिल जाती है, उनकी अगली बैठक में सारे सदस्य मिलकर अपना लोकसभा स्पीकर चुन लेते हैं और प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है अपने आप। तो ये हो गया आपका प्रोटेम स्पीकर। अब आ जाते अध्यक्ष के कार्य। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके कार्य क्या होते हैं? जो लोकसभा अध्यक्ष के कार्य होंगे वही समझ लिया करो, वही आपके राज्यसभा अध्यक्ष के कार्य राज्यसभा में होते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष के कार्य मेन कार्य तो सबको पता है, सदन को चलाना, उसके लिए नियम बनाना, सदन में अनुशासन बनाए रखना, किस विधेयक को कब लाया जाए, कौन कोई नोटिस दे रहा है तो उस नोटिस को स्वीकार करना नहीं करना, ये सारे कार्य, जैसे स्कूल में एक हेडमास्टर का कार्य होता है कि सब चीज मैनेज करना, सेम कार्य आपके लोकसभा के अंतर्गत सबसे वरिष्ठ व्यक्ति आपके स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उन्हीं की चलती वो जो नियम बनाए, जैसे सदन को चलाना चाहे, जिस हिसाब से परंपरा चले, उसमें कोई दखल नहीं दे सकता, ना आपका कोई कोर्ट दखल दे सकता है, ना राष्ट्रपति सदन के अंदर आपके दखल दे सकते हैं। तो स्पीकर के ये मेन कार्य तो हो गए। इसके अलावा जो सबसे विशेष कार्य होते हैं, थोड़ा हटके होते हैं, उसमें बात कर लेते हैं। तो लोकसभा स्पीकर होता है, उसके पास कुछ पावर्स होती है ना, विशेष पावर्स होती हैं। पहली पावर, धन विधेयक, जो आपका धन विधेयक है, वित्त, किसी भी देश का सबसे इंपॉर्टेंट मामला क्या, वित्त का, और वित्त के लिए क्या होता है, धन विधेयक। धन विधेयक उससे संबंधित होता है जो इंडिया की कंटिजेंसी फंड है ना, जो आपकी इंडिया की संचित निधि है, उससे अगर कोई पैसा निकालना है तो क्या धन विधेयक चाहिए। और जब धन विधेयक है तो धन विधेयक के मामले में लोकसभा स्पीकर के पास पावर होती है कि किसी विधेयक को यह घोषित करना कि यह धन विधेयक है कि नहीं है, ये पूरा विवेकी अधिकार किसका होता है, आपका लोकसभा स्पीकर का। लोकसभा स्पीकर ही धन विधेयक को किसी भी वित्त विधेयक को धन विधेयक घोषित करता है। दूसरा इसकी पावर होती है लोकसभा स्पीकर की कि जब किसी भी सदन में गतिरोध आ जाए, दोनों सदनों में गतिरोध आ जाए, जैसे कोई विधेयक आपका लोकसभा ने पारित कर दिया और राज्यसभा ने उसको पारित नहीं किया, या राज्यसभा ने पारित कर कुछ संशोधनों के साथ पारित कर दिया जो संशोधन आपके लोकसभा को मान्य नहीं है, तो क्या होगा, गतिरोध आ गया। और ये गतिरोध 6 महीने से ज्यादा अगर चलता है तो अनुच्छेद 108 के तहत आपका क्या होता है, सदन की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। जब आपके सदन की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, आपका स्पीकर। स्पीकर को बोलते हैं लोकसभा अध्यक्ष। तो जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अगर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर अनुपस्थित है तो वो कौन करेगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष। आपका राज्यसभा का अध्यक्ष कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है, पहला स्पीकर करेगा, स्पीकर नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, और लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं है तो आपका राज्यसभा का उपाध्यक्ष करेगा, लेकिन सभापति नहीं करता है। तो एक धन विधेयक, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, इसकी दो मेन पावर हो गई। लोकसभा की जितनी भी संसदीय समितियां होती हैं, आपकी देखा होगा कि बहुत प्रकार की संसदीय समितियां होती हैं, जैसे लोक लेखा समिति हो गई, प्राक्कलन समिति हो गई, तो इन सारी समितियों के सदस्यों की नियुक्ति प्लस इनके अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर जो होता है वो करता है। और जिस भी समिति के अंतर्गत लोकसभा का स्पीकर आपका सदस्य, वो अपने आप उसका अध्यक्ष बन जाता है, जो भी संसदीय समितियां हैं। फिर तीन समितियां ऐसी होती हैं जिनका लोकसभा स्पीकर सामान्यतः पदेन अध्यक्ष होता है। एक कार्य मंत्रणा समिति, दूसरा सामान्य प्रयोजन समिति, और तीसरा आपका नियम समिति। कार्य मंत्रणा हो गया, नियम समिति होगी और सामान्य प्रयोजन समिति होगी। तीनों का अध्यक्ष कौन होता है, लोकसभा स्पीकर। और राज्यसभा में आपका क्या होता है, सभापति, जिसको बोलते हैं उपराष्ट्रपति। राज्यसभा में इन तीनों समितियों का कौन होता है, उपराष्ट्रपति या सभापति होता है। तो ये ध्यान रखना। अब लोकसभा में एक पद आता है आपका उपाध्यक्ष का, कि एक तो अध्यक्ष है, अध्यक्ष अगर अनुपस्थित हुआ तो अध्यक्ष की जिम्मेदारी कौन निभाएगा, उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष का चुनाव भी लोकसभा के सदस्यों के माध्यम से होता है, और इसको हटाया जा सकता है सामान्य बहुमत से, लेकिन इसका चयन भी एक प्रकार से सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से इसका वो होता है। जब इसका चयन हो गया उपाध्यक्ष का, तो इसका भी मेन कार्य क्या हो जाता है, इसका मेन कार्य हो जाता है कि लोकसभा के अंतर्गत जब अध्यक्ष अनुपस्थित है तो वो सारे काम आपके उपाध्यक्ष करता है। सारी समितियों की अध्यक्षता जिसमें ये रहेगा, उसका सदस्य रहेगा, ये भी अपने आप उसका अध्यक्ष बन जाता है। ये भी संवैधानिक पद हो गया। तो इस प्रकार से आपके लोकसभा के अध्यक्ष हो गए और उपाध्यक्ष हो गए। अगला एक
चीज और बता देता हूं, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं जिसको बोला जाता है स्पीकर, स्पीकर या उपाध्यक्ष जो होते हैं लोकसभा के, ये लोग जो कार्य करते हैं लोकसभा सदन के अंतर्गत, लोकसभा के अंतर्गत, उसी तरह कार्य आपके राज्यसभा का जो सभापति होता है जिसको क्या बोलते हैं, सभापति, इनको क्या बोला जाता है, उपराष्ट्रपति होते हैं। अमेरिका से ये पद लिया गया, पहले बता चुका हूं। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति की तरह कार्य करते हैं, और यहां पे एक उपसभापति भी होते हैं। तो सदन के अंदर जो भी कार्य आपके स्पीकर करते हैं, सेम कार्य राज्यसभा के अंतर्गत आपके कौन करेंगे, सभापति करेंगे। अनुशासन बनाए रखना, नियम बनाना, सदन का संचालन करना, किसी को अनुमति देना, किसी को नहीं देना, कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, ये सारे कार्य, प्लस वो जो 3 मैंने बताई थी, नियम, सामान्य प्रयोजन और कार्य मंत्रणा, इस समिति के अध्यक्ष भी आपके कौन होंगे, राज्यसभा के सभापति होंगे। तो इस तरह से राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं कि उपराष्ट्रपति का पद 63 अनुच्छेद से क्या है, क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो इसीलिए अब ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, सेम कार्य आपके राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उन लोगों का होता है, सेम तरीके वो भी समितियों का निर्माण करते हैं और सारी चीजें वही होती हैं। तो इस लेक्चर को यही एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे सदन की प्रक्रिया, किस प्रकार से विधेयक पारित होते हैं, क्या होता है, कौन कौन से प्रस्ताव आते हैं, शांति प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, इसका अविश्वास प्रस्ताव, कार्य स्थगन प्रस्ताव, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका तारांकित, अतारांकित, शून्यकाल क्या होता है, प्रश्नकाल क्या होता है, इस सब के बारे में आपको डिटेल से जानकारी नेक्स्ट वाले उसमें देंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।